मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत झील के किनारे कुछ घरों को दिखाते हैं। तभी वहां खड़ा एक कुत्ता झील को देखकर भौंक रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि झील के पानी में ईडा नाम की लड़की परेशान होकर रो रही होती है। वो लगातार चिल्लाती है कि मॉम यहाँ आओ, टूवा पानी में डूब रही है। उसकी मॉम घर से बाहर आती है और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पानी में छलांग मारती है। वो हर तरफ ढूंढती है और आखिर में पानी के अंदर से अपनी छोटी बेटी टूवा को बाहर निकालती है। टूवा बेहोश हो जाती है और उसकी मॉम उसका फर्स्ट एड करती है और पीठ पर हाथ मारकर उसका पानी निकालती है। इसके बाद टूवा होश में आती है। तब जाकर ईडा और उसकी मॉम की जान में जान आती है। उस वक्त ईडा को उसकी मॉम बहुत डांटती है कि मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भरोसे यहाँ छोड़ा था, इसका ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और तुम उसका इतना भी ध्यान नहीं रख सकी। उस दिन ईडा को बहुत डांट पड़ती है और वो जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाती। कट करके दिखाते हैं कि ईडा अचानक जाग जाती है। जो सीन पहले दिखाया गया था वो उसके बचपन की एक घटना थी। वो अभी भी उन्हीं यादों को लेकर जी रही होती है। वो उठकर देखती है कि सुबह हो रही है। वो एक कमरे का दरवाजा खोलती है जहाँ उसका हस्बैंड सो रहा होता है। फिर वो उसके पास नहीं जाती बल्कि अपना डाइविंग सूट पैक करती है। एक्चुअली ईडा और टूवा दोनों बेहतरीन प्रोफेशनल डीप वाटर डाइवर्स होती हैं। इतना ही नहीं, उसकी मॉम भी डीप वाटर डाइवर होती है। कई साल बाद वो अपनी माँ और बहन से मिलने जा रही होती है। ईडा और टूवा ने साथ में मिलकर डीप डाइविंग करने का प्लान बनाया होता है, इसलिए वो डाइविंग सूट्स पैक कर रही होती है। फिर वो दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है और कहती है, अच्छा मॉम, तो आप मौसी के साथ स्विमिंग करने जा रही हो? उसे स्विमिंग नहीं कहते बेटा, उसे कहते हैं डीप डाइविंग। तब बच्ची पूछती है, मॉम आप और पापा कब डाइवोर्स करने वाले हैं? तभी हमें पता चलता है कि ईडा और उसकी पति के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है और बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी है। ईडा कहती है, बेबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मॉम और बहन से बहुत साल बाद मिलने जा रही हूँ, इसलिए मैं ये सारी पैकिंग कर रही हूँ। जब मैं लौट आऊंगी तो मैं, तुम और तुम्हारे पापा एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे, ओके? कट करके एरियल शॉट में एक बड़े शिप को दिखाते हैं। यहाँ मूवी की सेकंड हीरोइन टूवा को दिखाते हैं जो बचपन में पानी में डूब गई थी। वो अपना डाइविंग सूट और इक्विपमेंट्स पहनकर तैयार हो रही होती है। उसका एटीट्यूड देखकर लगता है कि वो आजाद ख्यालों वाली लड़की है जो कुछ भी करने से नहीं डरती। उसका काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जो साथ ही रिस्की भी होता है। वो एक डीप डाइवर है। एक्चुअली अगर शिप बीच समुद्र में रुक जाए तो शिप के नीचे समुद्र की गहराइयों में जाकर प्रोपेलर इत्यादि चेक करना होता है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक करना भी होता है। ये बहुत ही रिस्की जॉब होता है और ये जॉब करने के लिए टूवा आई होती है। कट करके दिखाते हैं कि पानी की गहराइयों में जाकर वो चेक कर रही होती है पर उसे मेन प्रोपेलर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, इसीलिए वो सेकेंडरी प्रोपेलर को चेक करने जाती है। सेकेंडरी प्रोपेलर शिप के नीचे हिस्से में होता है मगर शिप की बॉडी के अंदर होता है। वहाँ एक ग्रिल होता है जिसे पार करके वो अंदर जाती है। वो देखती है कि उस प्रोपेलर में जाल जैसा कुछ फंसा हुआ है और साथ ही कांटेदार पौधे भी होते हैं। वो उन सबको बाहर निकाल रही होती है और ऊपर शिप के ऑपरेटर से पूछ रही होती है कि यार तुम लोगों ने प्रोपेलर का पावर ऑफ तो किया था ना, वरना मेरा तो पानी के अंदर ही कीमा बन जाएगा। इस तरह मजाक करती हुई वो अपना काम भी कर रही होती है। उसके कहने की कुछ ही सेकंड्स में प्रोपेलर चलने लगता है। वो चौंक जाती है और चिल्लाती है कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी ऊपर से ऑपरेटर कहता है कि ओह नो, वो प्रोपेलर पावर से नहीं चल रहा, वो मैनुअल है और अब ऑटोमेटिकली चलने लगा है। सोचिए टूवा को कैसा लगा होगा। कुछ ही देर में प्रोपेलर तेजी से रोटेट करने लगता है। इतना ही नहीं, टूवा को वो अंदर की ओर खींचने भी लगता है। टूवा पानी के अंदर से शिप के ऑपरेटर को गालियां देती है और वहां से बाहर की ओर स्विम करने की कोशिश करती है पर वो प्रोपेलर बहुत ही पावरफुल होता है और उसके फोर्स से वो अंदर की ओर खींची चली जाती है। वो बड़ी मुश्किल से स्विम करती है और वहां के ग्रिल को पकड़ लेती है। फिर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारती है जो सीधे जाकर उस प्रोपेलर को लॉक कर देता है। इस तरह से प्रोपेलर रुक जाता है। कट करके दिखाते हैं कि टूवा बाहर आ जाती है। वो अपनी डाइविंग सूट वगैरह उतार कर फेंक देती है। फिर वो गुस्से में सीधे जाती है और ऑपरेटर के मुंह पे कस के एक मुक्का मारती है। बाकी लोग उसे समझाते हुए कहते हैं, नहीं टूवा, छोड़ो उसे, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो प्रोपेलर खुद ही चलने लगा था। कट करके दिखाते हैं कि टूवा वहां से बाहर आकर अपने हाथों को देख रही है। नीचे प्रोपेलर में फंसने की वजह से उसके हाथ छिल गए होते हैं और खून भी बह रहा होता है। इस शॉट में उसकी आवाज में एक वॉइस ओवर शुरू होता है, यही हूँ मैं, निडर और आजाद, ये है मेरा कैरेक्टर और यही है मेरी पहचान। रिस्क लेना मेरे लिए एक खेल है और डीप डाइविंग ही मेरा पहला प्यार है। इस तरह से टूवा का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाने के बाद कट करके दिखाते हैं कि ईडा कई साल बाद अपने शहर लौटी हुई होती है। इतनी देर जिस टूवा को हमने देखा था, यहाँ उसका दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। वो अपनी बहन को देखते ही बच्चों की तरह ट्रॉली को गाड़ी बनाकर उसमें सवार कर रही होती है और अपनी हाई एनर्जी आवाज में पूछती है, अरे यार दीदी तुम कैसी हो? इस तरह बहनें मिलती हैं और फैमिली का रियूनियन होता है। उसकी मॉम भी उसे लेने आई होती है।
टूवा का एक पेट डॉग होता है जिसका नाम है नट। कट करके दिखाते हैं कि अब तीनों कार में जा रहे होते हैं। तब उसकी माँ पूछ रही होती है कि तुम कैसी हो ईडा, फैमिली लाइफ कैसी चल रही है, मेरी पोती कैसी है। पूछते हुए वो खांस भी रही होती है, शायद उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। जब ईडा उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है तो उसकी माँ जवाब देने के बजाय उससे एडवाइस करने लगती है, ईडा तुम अपनी लाइफ के बारे में क्या कर रही हो, इस तरह डाइवोर्स करना ठीक बात नहीं है। उसकी माँ उसकी फैमिली लाइफ को बीच में घसीटती है। अब बेचारी ईडा कुछ कह भी नहीं पाती क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ही कुछ ऐसी होती हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करना चाहती है। इतना ही नहीं, उन प्रॉब्लम से अपने माइंड को फ्री करने के लिए वो यहाँ आई होती है। उन दोनों में इस बारे में आर्गुमेंट होने लगती है। इतने में टूवा उन्हें रोकती है और कहती है, कूल कूल मॉम, ईडा को आए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और आप बस बहस करना शुरू कर दिए हो। वो रिलैक्स होने आई है और आप उससे ऐसी बातें करके और भी टेंस करने लगी हो। तब जाकर उसकी मॉम चुप होती है। कट करके दिखाते हैं कि वे घर पहुंच जाते हैं। उनके घर का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत होता है। चारों तरफ बर्फ होती है और बर्फ के बीच में रोड होता है। बर्फ से भरी जगह के बीच ही उनका घर होता है। घर आते ही टूवा और उसकी मॉम घर के बाहर की उस बड़ी झील में छलांग मारते हैं। ये देखकर ईडा को बहुत ही अजीब सा फील होता है। बचपन में जो घटना घटी थी वो इसी झील में घटी थी। टूवा और उसकी मॉम बहुत ही मजे कर रहे होते हैं पर ईडा उतनी खुश नजर नहीं आती और वो कुछ अकेला महसूस कर रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि ईडा अब नहा धोकर आती है और अपनी बहन के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। टूवा कहती है, अरे दीदी तुम इतनी फॉर्मल कब से हो गई, दरवाजा नॉक करने की कोई जरूरत नहीं और मुझे ऐसा करके अजीब सा फील मत करवाओ, प्लीज अंदर चली आओ। फिर दोनों बहनों में मस्त गपशप चल रही होती है। कई साल बाद मिलने की वजह से दोनों अपनी पुरानी और स्वीट मेमोरीज को शेयर कर रहे होते हैं। तभी ईडा कहती है, टूवा तुम स्वीडन क्यों नहीं आती, मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। चाहती तो हूँ कि मैं भी आऊँ पर मुझे फिलीपींस जाना होगा, वहाँ मुझे एक एडवेंचरस जॉब मिल गया है। फिर वे बातें करते हुए नीचे आते हैं। तभी रेडियो में बताते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस हो गया है और इसकी वजह से उनकी मॉम की तबीयत और भी खराब हो जाती है। वो बुरी तरह से खांस रही होती है। टूवा कहती है, मॉम मेरी बात सुनिए, इस हालत में आप हमारे साथ कल डीप डाइविंग पर मत चलना, आप घर पर ही रहना, ज्यादा बीमार पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। मॉम को एडवाइस देकर टूवा बाहर चली जाती है। तब ईडा उसे देखती है तो वो स्मोक कर रही होती है। ईडा पूछती है, ये आदत कब से हो गई तुम्हें। टूवा बहुत ही कैजुअली कहती है, खून फ्रीज होने जितने टेम्परेचर में रहते हैं हम लोग, ये भी नहीं किया तो खून जम जाएगा। एनीवे, कई साल बाद हम मिले हैं, एक जबरदस्त डाइविंग ट्रिप हो जाए। कट करके अगली सुबह दिखाते हैं टूवा और ईडा कार में निकल चुके हैं। अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले करते हुए दोनों मस्त मूड में जा रही होती हैं। एक्चुअली वहाँ पे टूवा की एक फेवरेट जगह होती है और वो अपनी दीदी को वहीं ले जा रही होती है। जब वे उस स्पॉट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो जरा रिस्की जगह है। उनके साथ नट भी होता है। नट तो पता है ना आपको, उनका कुत्ता। ईडा कहती है, मुझे तो ये जगह देखी भी लगती है। तब टूवा कहती है, सपने में देखा था क्या, एक्चुअली मैंने और मॉम ने ही ये जगह डिस्कवर की थी, ये एक जबरदस्त जगह है। फिर टूवा कार से कई तरह के इक्विपमेंट्स निकालकर ईडा को दे रही होती है और कहती है, हमारे पास तो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं। क्यों, तुमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, दैट्स टूवा। ईडा चौंक जाती है और पूछती है, ये सब तुम्हें कैसे मिला, ये सब तो बहुत महंगा होता है ना। टूवा अपने ही अंदाज में कहती है, एक्चुअली बात यह है कि मैंने एक शिप में काम किया था पर उन ससुरों ने मुझे काम के पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने ये सब वहां से उड़ा दिया। फिर वो कार्ड से और कई इक्विपमेंट्स निकालती है। फिर वो दोनों वहां से एक पहाड़ के नीचे अपना कैंप सेटअप करते हैं। कुछ देर में कैंप फायर बनाते हैं और अपने डाइविंग सूट्स और इक्विपमेंट सेट कर रहे होते हैं। टूवा कहती है, तुम अपना फोन वगैरह यहाँ सेव करके रख दो। ईडा कहती है, मेरे फोन में 80% चार्ज है और सिग्नल भी एकदम मस्त फुल है। तब टूवा कहती है, सिग्नल की क्या जरूरत है यार, मेरे पास तो सैटेलाइट फोन है। उनकी बातों के बीच ऊपर से एक पत्थर सीधे उनके कैंप फायर पर आकर गिरता है, पर टूवा जरा भी नहीं घबराती और कहती है, हम पहाड़ के नीचे बैठे हैं, पत्थर वगैरह तो गिरते ही रहेगा, तुम डरना मत, ओके। पर इन इक्विपमेंट्स पर कुछ नहीं गिरना चाहिए, इसलिए इन्हें एक साइड में पैक करके रख देते हैं। तुम बाकी चीजें, सैटेलाइट फोन और सिलेंडर्स भी यहीं रख दो। फिर वे दोनों अपना सूट्स और बाकी गियर्स पहन रहे होते हैं। तभी टूवा इंस्ट्रक्शन देती है कि हम यहाँ से 44 फीट नीचे जाने वाले हैं, तुम्हें याद तो है ना कि क्या करना है, अब भी प्रैक्टिस तो करती हो ना। एनीवे, पहले 16 फीट नीचे जाएंगे, वहीं पर हमारा सेफ्टी पॉइंट है, ओके। सेफ्टी पॉइंट डाइवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वे बिना रुके पूरी गहराई तक नहीं जा सकते, पर बिना सेफ्टी पॉइंट की गहराई से एक ही सांस में ऊपर आने को फ्री एसेंट कहते हैं। डाइवर्स नॉर्मली फ्री एसेंट नहीं करते और हमेशा बीच गहराई में एक सेफ्टी पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। अब टूवा अपने इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करती है कि 16 फीट पर हमारा सेफ्टी पॉइंट है, उसके बाद मैं तुम्हें और गहराई में ले जाऊंगी, तुम फिक्र मत करना। इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो पानी में एक बलून डालती है जो कि एक निशानी होती है कि वे किस स्पॉट पे अंदर जाएंगे। बस फिर क्या, वे दोनों डाइव करती हैं। इस सीन को देखकर मेरा भी मन करने लगा है कि ऐसी एडवेंचरस चीजें करूं। दोनों बहनें बड़े मजे से पानी में पत्थरों के बीच से निकलकर स्विमिंग का मजा ले रही होती हैं।
तभी टूवा रुक जाती है और ईडा से कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दो। यहाँ पर बताना जरूरी है कि टूवा एक कूल लड़की है और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी वो ठंडे दिमाग से सोचने लगती है, पर ईडा वैसी नहीं होती। वो ऑक्सीजन निकालने से मना कर देती है। दोनों के पास वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती है और वे उन्हीं के द्वारा बात कर रही होती हैं। ईडा चिल्ला रही होती है कि मैं रिलीज नहीं करूंगी। फिर किसी भी तरह उसे मनाने के बाद दोनों ही अपनी ऑक्सीजन रिलीज कर देती हैं और तब बबल्स ऊपर जाने लगते हैं। अब मैं तुम्हें ऊपर ले जाती हूँ, यू आर गोइंग टू लव दिस, ऐसा कहकर वो ईडा को ऊपर ले जाती है। वहाँ पत्थर और पानी के बीच एक गैप होता है तो दोनों वहाँ पहुंच जाती हैं। टूवा कह रही होती है मास्क निकालो, कुछ ही देर की तो बात है, तुम मास्क निकालो यार। ईडा बिल्कुल नहीं मानती और चिल्लाती है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। टूवा हंसती है और कहती है अरे मेरी इनोसेंट दीदी, मास्क हटा दो, मास्क हटाकर तो देखो, मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आखिर में ईडा मास्क उतार देती है। फिर टूवा उसे दिखाती है कि ऊपर पत्थर पर उसने और उनकी मॉम ने अपना नाम लिखा होता है। वो ईडा को बताती है कि यह हमने तब लिखा था जब हम पहली बार इस जगह पर आए थे। फिर वो ईडा को सारी बातें बताती है कि उसने और मॉम ने किस तरह एंजॉय किया है और वे किस किस जगह पे गए थे। टूवा अपनी बातों में मस्त होती है और उसे लगता है कि ये सब सुनकर ईडा भी एंजॉय कर रही है, पर ईडा स्माइल भी नहीं करती और अचानक उसका मूड खराब होने लगता है और वो अपना पूरा गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट टूवा के सामने रखती है। तुम और मॉम बहुत खुश थी ना, बस मुझे ही अकेला छोड़ दिया तुम लोगों ने। टूवा की समझ में कुछ नहीं आता तो वो पूछती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तभी ईडा एक राज खोलती है कि जब वो छोटी थी तो उनकी मॉम का भी डाइवर्स हो गया था और डाइवर्स के बाद ईडा को अपने पापा के पास रहना पड़ा था, पर टूवा अपनी मॉम के साथ रह रही थी और इसी वजह से वो मॉम की तरह एक एडवेंचर लवर बन गई थी। ये बात ईडा के दिल में हमेशा चुभती रहती थी, इसलिए वो उस वक्त टूवा की तरह एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है। कुछ देर में तू मैमे के बाद टूवा माहौल को हल्का कर देती है और कहती है अरे यार दीदी, यहाँ हम डाइविंग के लिए आए हैं और झगड़ा कर दिया तुमने, झगड़ा तो हम घर पर भी जाकर कर सकते हैं। इस पर दोनों को हंसी आ जाती है और वे रिलैक्स हो जाते हैं। ईडा कहती है हाँ बहुत साल से हमने झगड़ा भी तो नहीं किया। इस तरह दोनों में सुलह हो जाती है। फिर टूवा कहती है ओके अब मास्क पहन लो और नीचे भी तो जाना है। फिर दोनों वहां से बाहर निकलती हैं। स्विमिंग करते करते एक जगह पर टूवा रुकती है और कहती है दीदी एक सेकंड के लिए रुक जाओ, बिल्कुल भी मत हिलना। टूवा तुम मुझे डरा रही हो क्या, ऐसा कहकर ईडा उसकी ओर देखती है। तभी टूवा उसे मुड़कर देखने को कहती है। जब वो देखती है तो वहाँ दो बड़े किलर व्हेल्स आ रहे होते हैं। ईडा के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो बहुत डर जाती है, पर टूवा उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती है कि दोनों व्हेल्स हमें कोई अनोखी चीज समझकर देखने आ रही है, डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस हिलना मत, वे आएंगी देखेंगी और चली जाएंगी। उनकी बातों के बीच दोनों किलर व्हेल्स झटके से वहां पहुंच जाती हैं और तभी वहां से निकल जाती हैं जैसे कि उन्होंने कोई डेंजरस चीज देख ली हो। ईडा और टूवा चौंक जाते हैं कि ये व्हेल्स इस तरह डरकर क्यों चले गए। तभी उनके ऊपर से कई पत्थर गिरने लगते हैं। ईडा बहुत घबरा जाती है और फिर दोनों उन पत्थरों से बचकर यहाँ वहां स्विम कर रही होती हैं। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा और भारी पत्थर ऊपर से गिरता है और तेजी से नीचे की ओर आ रहा होता है। वो सीधे टूवा के ऊपर गिरता है और उसके वजन से टूवा भी उस पत्थर के साथ बहुत गहराई में चली जाती है। दीदी कहकर टूवा चिल्लाती है और नीचे की ओर जा रही होती है। दूसरी ओर ईडा चिल्ला रही होती है। दोनों के पास वायरलेस डिवाइस होती है, इसलिए दोनों को एक दूसरे की बात सुनाई देती है। ईडा ऊपर से टूवा टूवा कहकर चिल्लाती है, पर टूवा इस सिचुएशन में भी अपना दिमाग कूल रखती है और इंस्ट्रक्शन देती है डरो मत, डरो मत, तुम कितने फीट पर हो। ईडा कहती है मैं 70 फीट पर हूँ। टूवा चिल्लाती है कि पहले तुम डरना बंद करो, डरोगी तो तुम्हारा ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम बस मेरी बात सुनो, धीरे धीरे स्विम करके नीचे आ जाओ। ईडा उसकी बात मानकर धीरे धीरे सांस लेती हुई नीचे की ओर आती है। कुछ देर के बाद वो नीचे सी फ्लोर को टच कर देती है। लगभग 100 फुट की गहराई पर सी फ्लोर को छू लेने के बाद वो देखती है कि वहाँ टूवा नहीं होती। ईडा फिर घबरा जाती है और वायरलेस पर चिल्लाती है टूवा कहाँ हो तुम। फिर वो रोने लगती है और चारों तरफ देखने लगती है। तब टूवा की आवाज आती है डरो मत, पहले तुम टेंशन लेना बंद करो, तभी कुछ हो पाएगा। अगर तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो फिर भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ईडा रोते हुए पूछती है ठीक है, पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टूवा कहती है मैं ठीक हूँ, बस तुम वही करो जो मैं कहती हूँ, अपना टॉर्च ऑन करो और उसे 36 डिग्री घुमाओ। ईडा वही करती है पर फिर भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता। टूवा कहती है ठीक है नो प्रॉब्लम,
अब ऑप्शन भी ट्राई करते हैं। तुम्हारे बैग में एक मार्कर रोप है, उसे निकालकर तुम जहां भी खड़ी हो वहां बांध दो। मेरी नॉलेज के मुताबिक तुम उससे लगभग 40 फीट की दूरी पर गिरी हो, इसलिए तुम अपनी जगह से डायरेक्शन में 40 स्टेप्स चलकर देखो। मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी, पर याद रखना तुम्हें उस मार्कर रोप को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ईडा उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही होती है, पर वो बेचारी इंस्ट्रक्शन फॉलो तो कर रही होती है पर साथ ही जोर से रो भी रही होती है। टूवा फिर कहती है, रोना बंद करो, रोना बिल्कुल बंद करो, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, बात को समझो यार। कुछ ही देर में टूवा चिल्लाने लगती है कि मुझे टॉर्च लाइट दिख रहा है। ईडा पूछती है कहाँ हो तुम, और फिर उसकी ओर स्विम करने लगती है। वहां पहुंचने पर उसके लिए एक और शॉक वेट कर रहा होता है। उस बड़े भारी पत्थर के नीचे टूवा का आधा शरीर फंसा हुआ होता है। जो जरा सी तसल्ली ईडा को मिली थी वो तुरंत गायब हो जाती है और वो फिर से रोना शुरू कर देती है। वो घबराकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश में लग जाती है और बड़बड़ा रही होती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, किसी भी तरह मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी। दूसरी ओर टूवा उसे लगातार डांट रही होती है कि टेंशन में रहोगी तो मुझे तुम बचा नहीं पाओगी, उल्टा खुद भी ऑक्सीजन लूज करोगी। ऑलरेडी तुम बहुत ऑक्सीजन लूज कर चुकी हो, अभी और मत चिल्लाओ, प्लीज और मत चिल्लाओ। तभी जाकर ईडा जरा शांत होती है, पर उसकी घबराहट अपनी जगह सही है। बहन को इस तरह फंसा हुआ देख के घबराहट तो होगी। टूवा फिर से उसकी हिम्मत बढ़ाने लगती है। देखो दीदी, मुझे देखो, देख लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, तुमसे बातें भी कर रही हूँ ना, मेरा ऑक्सीजन टैंक फुल है, ओके। इसलिए बिना घबराए मेरी बात सुनो, अगर तुम टेंशन हो गई तो मैं भी टेंशन में हो जाऊंगी और दोनों का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ओके। अब ठीक से सुनो, एग्जैक्टली वही करो जो मैं कहती हूँ, अगर तुम वो कर दोगी तो हम दोनों यहाँ से बच निकलेंगे। ईडा कहती है तुम बताओ, मैं जरूर करूंगी। फिर टूवा बताती है कि मेरे बैग में फ्लैट्स हैं, तुम उन्हें निकालो और मेरे चारों ओर बिखरा दो ताकि रोशनी रहे। ईडा वैसा ही करती है। अब तुम इस जगह को मार्क करो। उनके पास एक बैग जैसा इक्विपमेंट होता है जिसमें गैस भर देने से वो ठहरने लगता है। पानी की ऊपरी तह पर भी ये दिखाई पड़ता है। इसको देखकर बाहर से पता लगाया जा सकता है कि अंदर टूवा किसी पॉइंट के नीचे है। फिर टूवा अपनी बात कंटिन्यू करती है, ओके, तुम्हें ये याद है ना, बाहर हम 2 सिलेंडर छोड़कर आए थे, इसीलिए अब तुम्हें ऊपर जाना है और वो भी फ्री एसेंट में। तुम्हारा कोई भी सेफ पॉइंट नहीं होगा और तुम्हें लगातार स्विम करके ऊपर तक जाना है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हमारे पास अब वक्त नहीं है। तुम ऊपर जाओ और किसी को हेल्प के लिए बुलाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं यहीं आराम से तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। ईडा थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, टूवा तुम संभल के रहना, मैं ऊपर जाके तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। और ये कहकर वो जल्दी से ऊपर की तरह स्विम करने लगती है। एक्चुअली इस तरह फ्री एसेंट करने से शरीर में नाइट्रोजन बबल्स बढ़ने लगते हैं और ये बबल्स अगर ब्रेन के अंदर चले गए तो इंसान मर भी सकता है। पर और कोई रास्ता न होने के कारण ईडा को यही करना पड़ता है और वो जल्दी से स्विम करती हुई ऊपर जाती है और अपना सूट उतार कर देखती है तो चौंक जाती है। यही है मूवी का बड़ा ट्विस्ट। पानी में कूदने से पहले ईडा और टूवा ने वहाँ कुछ पत्थरों को गिरते देखा था। शायद उनके जाने के बाद और भी बड़े पत्थर वहाँ गिरे थे और उनमें से एक पत्थर ही पानी के अंदर भी गिरा था। पर ईडा को इस बात की टेंशन हो रही होती है कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फोन, कार कीज, बैग्स वगैरह पत्थरों से ढके हुए हैं। पर ईडा मायूस नहीं होती। पत्थरों के बीच उसे एक छोटा सा गैप दिखता है। वो उसमें अपना हाथ घुसाती है और अंदर से चीजें निकालने की कोशिश करती है, पर कुछ भी उसके हाथ नहीं आता। फिर वो अपने वायरलेस में टूवा से कहती है, यहाँ हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फोन और बैग्स पर पत्थर गिर गए हैं और सारी चीजें वहां फंस गई हैं। टूवा पूछती है, पत्थर हटाने की कोशिश करो, कहीं से अपना हाथ घुसाकर कुछ निकालने की कोशिश करो। ईडा कहती है, मैंने पूरी कोशिश कर ली, मैं उन भारी पत्थरों को हिला भी नहीं पा रही हूँ। तब टूवा कहती है, ओके ओके कोई बात नहीं, एक्चुअली कार में 2 स्पेयर सिलेंडर हैं, तुम उन्हें ले लो। ईडा को और टेंशन हो रही होती है और कहती है, क्या बकवास कर रही हो, कार की भी तो पत्थरों के बीच में फंसी हुई है, अब मैं क्या करूं। टूवा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए। वो अपने आप को शांत करने को कहती है, ईडा बेबी क्या ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा, तुम जाओ और कार का शीशा तोड़ दो और सिलेंडर्स ले आओ और पहले अपना टाइमर 15 मिनट के लिए सेट कर दो, क्योंकि 15 मिनट में मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और सुनो, कार की डिक्की में जैक है, उसे भी ले आओ, उससे तुम इस पत्थर को उठाने की कोशिश कर सकती हो। टूवा का तेज दिमाग देखकर आप एकदम दंग रह गए ना। हाँ, डाइवर्स को इतना फास्ट सोचना पड़ता है, एक नहीं कई एंगल से सोचना पड़ता है। बस टूवा के इंस्ट्रक्शन सुनकर ईडा तेजी से कार की ओर जाती है। वहाँ नट भी होता है। उसने महसूस कर लिया होता है कि सिर्फ ईडा बाहर आ गई है और टूवा जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। वो भी अपने हिस्से का भौंकने लगता है। इतने में ईडा कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है। वो जिस तरह से शीशा तोड़ रही होती है उसको देखकर तो लगता है कि पूरा दिन लगा देगी,
उसे देखकर हमें और टेंशन होने लगती है। फिर किसी तरह वो शीशा तोड़ देती है और सिलेंडर्स बाहर निकालती है। फिर वो अंदर जाकर डिक्की खोलने का बटन ढूंढती है। अगर टेंशन में कोई चीज ढूंढोगे तो आंखों के आगे नाचता हुआ डायनासोर्स भी नजर नहीं आता। ईडा का भी वही हाल होता है। बेचारी बहुत देर डिक्की खोलने का बटन ढूंढती है। रेगुलरली कार चलाने वालों को इतनी दिक्कत नहीं होती होगी, पर जो उसके बारे में नहीं जानता उसके लिए डिक्की के बटन ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। ईडा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही होती है, पर वो कमबख्त बटन उस पैनल पर कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वो बाहर आकर से डिक्की खोलने की कोशिश करती है। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन चीज ट्राई कर रही होती है। इतने में उसका सिक्स्थ सेंस जरा काम करने लगता है। बैक सीट की जगह पर एक छोटा लेवर होता है जिसके जरिए डिक्की को खोला जा सकता है। वो उसको खोलने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां नहीं पहुंचता। अब उसे गुस्सा आ जाता है। वो एक पत्थर उठाती है और उस डिक्की को तोड़ने की कोशिश करती है। फिर वो चीखने चिल्लाने लगती है। फिर कुछ देर के बाद वो एक चाकू निकालती है और बैक सीट को पूरा तहस नहस कर लेती है। पर बेचारी शायद नहीं जानती थी कि बैक सीट के पीछे लोहे का शीट होता है। फिर क्या, ये आइडिया भी फेल हो जाता है। हर बीते सेकंड्स के साथ उसका टेंशन भी बढ़ने लगता है। तभी वो आगे डैशबोर्ड के अंदर से एक मैप निकालती है। उस मैप में वो आसपास किसी घर का लोकेशन ढूंढने लगती है। ठीक 1 मील की दूरी पर एक घर होता है, पर वो और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। दोनों सिलेंडर्स उठाती है और सीधा स्पॉट पे जाती है। उसके सिलेंडर में पहले से ही आधा ऑक्सीजन होता है, पर वो फिर भी एक नया सिलेंडर पहन लेती है। फिर वो दूसरा नया सिलेंडर टूआ के लिए ले जा रही होती है। तभी उनका कुत्ता नट भौंकने लगता है। उस तरफ एक प्लेन जा रहा होता है। ईडा उस प्लेन को हाथ से सिग्नल करने लगती है और जोरों से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, पर लगता है प्लेन के पायलट ने उन्हें देखा ही नहीं। प्लेन उन्हें क्रॉस करके जाने ही वाला होता है। इतने में ईडा अपने फ्लेयर्स को ऑन करती है और उससे इशारा करने लगती है, पर पता नहीं पायलट ने उसे देखा भी कि नहीं। प्लेन उन्हें क्रॉस करके चला जाता है। वो और वेट नहीं करती और अपना सूट और मास्क फेंककर पानी में उतरने वाली होती है कि उसे टूआ का सिग्नल मिलता है। वो कह रही होती है कि ईडा प्लीज जल्दी आ जाओ, मेरा ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये सुनकर वो नीचे जाने वाली होती है कि इतने में वो प्लेन वापस आ रहा होता है। वो सोचती है कि अगर मैं अब अंदर चली गई तो पायलट सोचेगा कि यहाँ कोई नहीं है और प्लेन चला जाएगा। पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्लेन के लिए वेट करे तो यहाँ टूआ का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन और टेंशन में ऑक्सीजन सिलेंडर उसके हाथ से गिर जाता है। बस अब और कोई रास्ता नहीं होता और वो पानी के अंदर चली जाती है। वो प्लेन भी वहां पर किसी को न पाकर चला जाता है। वो जल्दी जल्दी स्विम करती हुई नीचे की ओर जा रही होती है, पर अब वो टूआ के पास पहुंचकर भी क्या करती, ऑक्सीजन सिलेंडर तो पानी में कहीं खो गया होता है। फिर भी वो तेजी से स्विम करके टूआ के पास पहुंच जाती है। वहां बेचारी टूआ का ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है और वो अपना मास्क निकाल चुकी होती है। एन वक्त पर ईडा वहां पहुंच जाती है। वो झट से अपना मास्क निकालती है और टूआ को पहना देती है। फिर वो टूआ से माफी मांगती है। टूआ कहती है, अच्छा बच्चों, इतनी देर लगा दी और सॉरी। वो अभी भी मजाक के मूड में ही होती है, पर अब ईडा के पास मास्क नहीं होता और वो कहती है, मैंने दूसरा सिलेंडर पानी में कहीं छोड़ दिया है, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। ऐसा कहकर वो बिना मास्क के स्विम करके जाने लगती है। बिना ऑक्सीजन मास्क के वो सांस भी नहीं ले पाती, पर किसी तरह सांस रोककर यहाँ वहां ढूंढती रहती है। आखिर में वो ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ निकालती है, पर अब एक और दिक्कत भी थी कि वो मारकर रोप को देखकर नहीं आई भी होती है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो है कहां पर। इतना ही नहीं, उसके पास तो अब मास्क भी नहीं है। लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, पर ईडा हार नहीं मानती। वो सिलेंडर को लेकर स्विम करती हुई किसी तरह टूआ को ढूंढ लेती है। वो उसे बिना पूछे उसका मास्क निकालकर खुद पहन लेती है। बहुत देर सांस रोकने की वजह से सांस लेना उसके लिए बहुत जरूरी था। मास्क पहनने के बाद टूआ से कहती है, देखो ये फुल सिलेंडर है और मैं इसे तुम्हारे मास्क से कनेक्ट कर देती हूँ, और ऊपर मैंने एक प्लेन को देखा था, वो जरूर यही चक्कर लगा रहा होगा, मैं जाकर उसे सिग्नल करती हूँ। टूआ हमेशा की तरह उसी लाइट मूड में कहती है, हाँ हाँ और डायलॉग बोलती रहो, रुकी क्यों हो यार, दीदी जल्दी जाओ और उस प्लेन को सिग्नल करो, वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ईडा झट से वहां से निकलती है। जाते जाते कहती है कि वो दोबारा फ्री एसेंट तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, पर टूआ मना कर देती है और कहती है, एक बार के लिए सो कर लिया, दोबारा फ्री एसेंट मेथड यूज मत करना, उसमें बहुत रिस्क होता है और फुल सिलेंडर के रहते इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है, इसीलिए 10 फीट की ऊंचाई में तुम्हें रेस्ट पॉइंट की जरूरत है, समझे। फिर चिल्लाकर कहती है, रेस्ट की जरूरत है, ओके। पर ईडा जिद करती है कि नहीं, मैं रेस्ट नहीं कर सकती, मुझे जल्दी उस प्लेन को इशारा करना होगा वरना प्लेन यहाँ से चला जाएगा। टूआ उसे बहुत समझाती है कि दीदी जिद मत करो, ये मजाक नहीं है, बात की सीरियसनेस को समझो, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। पर ईडा अपनी जिद पर अड़ी होती है और तेजी से ऊपर की ओर स्विम करके बाहर आती है।
कट करके दिखाते हैं कि वहाँ प्लेन नहीं होता। टुआ पूछती है प्लेन नहीं है ना, अब तुम क्या करोगी? ईडा कहती है मैंने मैप में देखा था कि यहाँ से 1 मील की दूरी पर एक घर है, मैं वहाँ जाकर मदद मांगूंगी। टुआ कहती है ईडा मेहरबानी करके तुम गलती को मत करना, तुम्हारे वहाँ जाकर वापस आने तक मेरा सिलेंडर खाली हो जाएगा। तुम एक काम करो, कार की डिक्की तोड़ो और उसमें से जैक निकालो, उससे हम आसानी से ये पत्थर निकाल पाएंगे। पता नहीं ईडा के माइंड में क्या चल रहा होता है, वो टुआ की बात नहीं मानती और कहती है मैं उस घर से किसी को लाने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही गलत टाइम पे आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। अब टुआ विनती करने लगती है कि प्लीज जाओ और डिक्की खोलने की कोशिश करो, जब मदद हमारे इतने पास है तो तुम 1 मील दूर क्यों जा रही हो? फिर चिल्लाकर ईडा मान जाती है। फिर वो अपना मास्क निकालती है, पर अब ईडा को उल्टी आ जाती है क्योंकि वो 1 नहीं 2 बार फ्री एसेंट करती हुई बाहर आई भी होती है। किसी तरह खुद को संभाल कर वो कार के पास पहुंचती है। एक और नट भी भौंक रहा होता है। ईडा डिक्की को तोड़ने की कोशिश करती है पर वो उसे तोड़ नहीं पाती। तब उसे लगता है कि मेरा आइडिया ठीक ही रहेगा, मुझे उस घर को ढूंढना होगा। वो कार के अंदर से उस मैप को निकालती है और उसमें दिए गए डायरेक्शन में ढूंढना शुरू करती है, लेकिन कुछ देर में वो थक जाती है। अब वो बहुत ही टेंशन में भी होती है। कट करके दिखाते हैं कि उस बर्फीले रास्ते में किसी तरह चलकर वो उस घर को ढूंढ लेती है। वहां जाकर वो दरवाजे पे नॉक करती है पर लगता है वहां कोई नहीं होता। फिर वो पीछे की तरफ जाकर देखती है पर वहां पर भी कोई नहीं होता। लगता है वहां पर कोई है ही नहीं। बस उसका आइडिया फिर फेल हो जाता है और वहां से मीलों तक कोई दूसरा घर होता ही नहीं। टुआ की बात सच निकली, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था। ईडा मायूस होने लगती है। तभी फिर से उसके दिमाग की बत्ती जलती है। घर में कोई नहीं तो क्या हुआ, घर के अंदर से कोई काम की चीज तो मिल ही सकती है। ऐसा सोचकर वो खिड़की तोड़ती हुई वहां किचन के अंदर कूद जाती है। वहां पहुंचते ही एक और शॉक उसके लिए वेट कर रहा होता है। वहां एक काला और डरावना कुत्ता उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। बंद घर में वो शायद ऐसे ही शिकार का इंतजार कर रहा था। वो ईडा पर झपटता है और अपने दांत उसके पैर पर गाड़ देता है और अब ईडा को जोर से खींचने लगता है। ईडा दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। तभी उसे किचन में एक चाकू नजर आता है। वो उसे उठाती है और सीधा उस कुत्ते के सर में घुसा देती है और वो कुत्ता वहीं मर जाता है। ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा सोचकर वो शौक में वहीं बैठे उस कुत्ते को देख रही होती है। कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है कि टुआ को बचाना है। पैर का दर्द उससे सहा नहीं जाता। फिर भी वो किसी तरह वहां के हर कमरे में जाकर देखने लगती है पर वहां कुछ भी नहीं मिलता, एक फोन भी नहीं होता। और उसकी नजर एक लैपटॉप पर पड़ती है। उसे थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो कुछ तो मिला है, कुछ तो काम आ सकता है। पर वो उसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वाईफाई की पासवर्ड की जरूरत होती है और वो जानती नहीं। एक प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर लेती, पर अगर इस तरह हजारों प्रॉब्लम हो तो बेचारी क्या करती। वो बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करती है पर सब फेल हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में वो अपना माथा पीटकर चिल्लाने लगती है और वहां पड़ी कुर्सी को उठाकर पटक देती है। फिर जरा रिलैक्स होती है और सोचती है कि इस तरह टेंशन में होने से कोई फायदा नहीं। फिर वो जल्दी से वहां पड़े एक बोर्ड पर लिखने लगती है, हम इस स्पॉट पर फंस गए हैं, प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए और हमारी मदद कीजिए। ये लिखकर वो एक बड़ा एरो मार्क बनाती है और नीचे अपने उस मैप पर रखकर उस पॉइंट पर मार्क करती है जहां टुआ फंसी हुई है। फिर वो पूरे घर में ढूंढती है कि कहीं कोई लोहे का कुछ तो मिल जाए, पर वहां छोटी छोटी चीजें पड़ी होती हैं। आखिर में उसे लोहे की एक टेढ़ी मेढ़ी चीज मिलती है। ये ठीक रहेगा, ऐसा सोचकर वो उसको उठाकर बाहर भागती है। अब कट कर दिखाते हैं कि वो कार के पास पहुंच गई होती है। उस लोहे से वो डिक्की को तोड़कर खोलती है। अब हमें खुद अपना माथा पीटने का मन करता है क्योंकि वहां एक और ट्विस्ट होता है। डिक्की के अंदर जैक वे कुछ नहीं होता, अंदर एक स्टेपनी भी नहीं होती। उसकी जगह वहां पड़ी होती है पंचर को आसानी से फिक्स करने वाली इजी फिक्स। उसके रहते जैक की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि पंचर वाले टायर पर इसका फॉर्म लगा दिया जाता है और टायर का पंचर भर जाता है। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ईडा को खूब गुस्सा आता है और वो टुआ पर भी गुस्सा करती है। पागल लड़की इसे जैक जैक कह रही थी, डिक्की में काम की कोई चीज तो रखी है नहीं उसने। इस तरह उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही होती है। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बेबस होकर रोने लगती है। वो पूरी तरह से हार कर बैठ जाती है। दूसरी ओर नट खूब भौंक रहा होता है और शायद कह रहा होता है कि इस तरह बैठो मत, कुछ करो कुछ करो। पर ईडा को खुद पे जो भरोसा था वो अब चूर चूर हो गया होता है। वो कुछ भी सोच नहीं पाती। उसे वही बचपन की घटना याद आती है जब टुआ झील में डूब गई थी और उनकी मॉम ने उसे बचाया था। तब उसकी मॉम ने कहा था कि टुआ तुम्हारे भरोसे पानी में उतरी थी, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। तब सुनी हुई डांट उसे अब सुनाई देती है और तभी उसमें न जाने जोश कहां से आ जाता है। एक्चुअली उसे रोते हुए देखकर नट भी भौंकना बंद कर देता है, पर अब उसे उठते हुए देखकर वो फिर से जोश में भौंकने लगता है। तब ईडा रियलाइज करती है कि उसे अब मायूस होकर नहीं बैठना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए बेबस नहीं होना है। जब तक जान में जान है तब तक कोशिश करनी है। अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो वहां पर रखे एक लकड़ी के खंभे को उखाड़ती है। इस स्ट्रॉन्ग लकड़ी से पत्थर को हटाया जा सकता है, ऐसा सोचकर वो लकड़ी उठाकर चलती है। तभी वो देखती है कि उस कुत्ते के काटने से उसके पैर में गहरा घाव हो गया है और उसमें खून भी निकल रहा होता है। इस हालत में अगर वो ठंडे पानी में स्विम करने लगी तो बहुत दर्द होगा, इसीलिए वो पहले फर्स्ट एड खोलती है और वहां सिर्फ एक बैंडेज होता है। तभी उसे डिक्की में पड़े उस इजी फिक्स की याद आती है। वो जाकर उसे निकालती है और उस फोम को लगाकर अपने पैर पर बैंडेज लगा देती है। जब वो पिछली बार बाहर आई थी तो उसने कार से 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकाले थे। अपना आधा भरा सिलेंडर बाहर छोड़कर उसने एक नया सिलेंडर खुद पहन लिया था और दूसरा ट्यूबवेल के लिए ले गई थी। वो आधा सिलेंडर अब भी वहीं पर पड़ा होता है। वो उसे निकाल रही होती है कि सिलेंडर फिसलकर नीचे गिर जाता है और एक पत्थर से उसका लीवर टकरा जाता है। पर ईडा किसी भी तरह उस सिलेंडर को निकाल कर रख लेती है। अब उसकी पीठ पर एक सिलेंडर है जिसमें आधा ऑक्सीजन होता है और उस पुराने सिलेंडर में भी आधा ऑक्सीजन होता है। तो दोनों सिलेंडर को लेकर साथ ही उस लंबी लकड़ी को लेकर वो पानी के अंदर कूद जाती है। नीचे जाते हुए वो टूबा से कह रही होती है, मुझे कार की डिक्की में जैक नहीं मिला, पर मैं एक भारी और लंबी लकड़ी लेके आ रही हूँ। इसे उस पत्थर के नीचे देकर उसे हटाने की कोशिश करूंगी। तुम घबराना मत, मैं बस आ गई हूँ। ऐसा कहकर वो तेजी से जा रही होती है। जल्दी से वो टूबा के पास पहुंच जाती है। फिर वो उस लकड़ी को पत्थर के नीचे घुसाती है और उससे पत्थर को हटाने की कोशिश करती हुई चिल्ला रही होती है और कहती है, मैं जोर लगाती हूँ, तुम भी बाहर निकलने की कोशिश करो। हाँ ऐसे ही, जरा और ट्राई करो। तो वो प्लीज और कोशिश करो, तुरंत बाहर आ जाओ, तुम जरूर बाहर आ सकती हो। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी टुआ बाहर नहीं आ पाती। तभी ईडा नोटिस करती है कि इस तरह दम लगा के हिंसा करने से ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा होता है। ये बात वो टुआ को बताती है कि मेरा ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो रहा है, अब मेरे पास सिर्फ 20% बचा है। टुआ जवाब देती है, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, पर कोशिश करती रहो। ईडा फिर कोशिश करती है और पत्थर जरा भी नहीं हिलता। अब उसका ऑक्सीजन 10% हो जाता है और वो कहती है कि मुझे वो दूसरा सिलेंडर यूज करना पड़ेगा, उसमें 50% बचा है। तब टुआ उसे दूसरा सिलेंडर लेने को कहती है। सिलेंडर को निकाल कर देखने पर ईडा को पता चलता है कि नीचे गिरने से उसका वेलवेट टूट गया था, इसीलिए अब वो उस सिलेंडर का ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकती। इस पर ईडा पसीना पसीना हो जाती है। ऊपर से टुआ भी चिल्ला रही होती है कि क्या कर रही हो ईडा, जल्दी से ऑक्सीजन लगा दो। तब ईडा उसे बताती है कि ये पत्थर से टकरा गया था और शायद इसका वेलवेट टूट गया था, अब ये काम नहीं कर रहा है। टुआ के तो जैसे सर पर पहाड़ी टूट गया होता है। अब उसे भी घबराहट होने लगती है और ईडा से पूछती है, अब तुम्हारे पास कितना ऑक्सीजन बाकी है? ईडा कहती है, मुझे लगता है कि 4-5 मिनट और चलेगा। तब टुआ कहती है, ओके टेंशन मत लो, तुम ये लकड़ी बाहर निकालो और पत्थर के किसी दूसरे साइड में घुसाने की कोशिश करो। ईडा सोचने लगती है, लगता है बचने का कोई रास्ता नहीं है। टुआ जो हमेशा कूल रहती थी वो भी अब घबराने लगती है। इन बातों को सोचते हुए वो उस लकड़ी को एक दूसरे पॉइंट पर रखकर उसे हटाने की कोशिश करती है। ये उसका लास्ट चांस होता है। अब पत्थर नहीं हटा पाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस सोच के साथ वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है। 2 हिस्से हो जाते हैं, पत्थर के नहीं यार, लकड़ी के। दैट्स इट, लास्ट चांस भी हाथ से निकल चुका होता है। उसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 10% होता है। ईडा अब सोचना बंद कर देती है और भगवान भरोसे बैठ जाती है। पर टुआ अब भी नेक्स्ट ऑप्शन सोचने लगती है। एक्चुअली उनके डाइविंग सूट में एक प्रेशर बैग जैसी चीज होती है जो ऑक्सीजन भरने पर फूल जाता है। उस बैग को पत्थर के नीचे वाले गैप में सेट करने से पत्थर के हिलने के चांसेस है। अब टुआ के दिमाग में ये बात आती है और वो ईडा को बताती है। ईडा चिल्लाती है, सुपर आइडिया है। वो उस प्रेशर बैग को निकालकर पत्थर के नीचे सेट करती है और उसमें अपना बचा हुआ ऑक्सीजन भरने लगती है। पर लगता है किस्मत ईडा के माथे पर रफ नोटबुक बन गया है। ये लिखा और मिटा दिया। उस प्रेशर बैग में छेद हो जाता है और पूरा ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होता है। अब उसके पास सिर्फ 5% ऑक्सीजन होता है। कुछ ना सोचने पर ईडा रोने लगती है। फिर वो टुआ से कहती है, अब एक ही रास्ता है, मैं फ्री असेंट करके ऊपर जाऊंगी और बाहर किसी से मदद मांगूंगी। किसी भी तरह तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं यहीं तुम्हारे साथ मर जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो फूट कर रोने लगती है। तब टुआ कहती है, जो तुम सोच रही हो वो कभी भी नहीं होगा। तुम ऑलरेडी 2 बार फ्री असेंट कर चुकी हो और एक और बार करोगी तो बिल्कुल मर जाओगी। उसके बजाय तुम मेरी बात सुनो, मेरे पास 15% ऑक्सीजन है। जब तक तुम्हारा ऑक्सीजन चलता है तुम मेरे साथ ही रहो, फिर मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर तुम बाहर जाओ, कम से कम तुम जिंदा बच तो जाओगी। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन है जहां दोनों अपने बीच की रिलेशनशिप की गहराइयों को समझ लेती हैं। दोनों गले मिलकर रोने लगती हैं और करती भी तो क्या करती। उन्होंने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए थे पर टुआ का सोचना ही सही था। एक ही कोख से जन्म लेकर साथ साथ बड़े होकर इतनी मुश्किल सिचुएशन में एक दूसरे का साथ ना देकर अलग होना बहुत ही दर्दनाक होता है। वो मौत से भी बदतर फीलिंग होती है। अब
अब ईडा का ऑक्सीजन 0% पे आ जाता है। तब टूवा अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर ईडा को दे देती है, जैसे कि वो कह रही हो तुम ये लेकर ऊपर जाओ, तुम जिंदा रहोगी, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। पर ईडा, जिसे हमेशा अपनी बहन की फिक्र रहती है, वो इस तरह उसे छोड़कर थोड़ी ना जाएगी। टूवा उसकी जिम्मेदारी है, अपनी मॉम के ये शब्द वो कभी भी नहीं भूल सकती। वो मन में ठान लेती है और एक गहरी सांस लेकर ऑक्सीजन टूवा को वापस कर देती है और उसे मास्क पहन लेने का इशारा करती है। फिर वो फ्री एसेंट के लिए तैयार होती है। टूवा नीचे से चिल्लाती है कि मत करो, अब मेरे लिए रिस्क लेना बेकार है। पर ईडा को कुछ सुनाई नहीं देता। वो अपनी डाइविंग सूट उतार देती है और सिर्फ अपने शरीर के ऑक्सीजन के बल पर लगातार स्विम करती हुई ऊपर चली जाती है। वो बीच में किसी भी पॉइंट में रुकती नहीं। कट करके बाहर ईडा को दिखाते हैं, जिसके नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। वो पानी से बाहर निकलकर हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। अपनी आखिरी सांस तक वो कोशिश कर लेना चाहती है, पर मदद के लिए वहां है कौन, ये सवाल हमारे मन में उठ रहा होता है। वो थककर बैठ जाती है और हिल भी नहीं पाती। इतनी देर से नट लगातार भौंक रहा होता है, अब वो भी चुप हो जाता है। ईडा से अब बैठा भी नहीं जाता और वो लेट जाती है और नट को देखती हुई कहती है, नट तुम भी हार मान गए। तभी उसकी आंखों के सामने वही पंचर ठीक करने वाला इजी फिक्स पड़ा होता है। अब बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ने लगता है, ये बताने के लिए कि ईडा अब कुछ करने वाली है। वो उठती है और उस इजी फिक्स को हाथ में पकड़ती है और दूसरे हाथ में पत्थर उठा लेती है। फिर वो पानी में जाती है। उस पत्थर के वजन की वजह से वो बहुत ही जल्दी नीचे टूवा के पास पहुंच जाती है। ईडा उसे इजी फिक्स दिखाती है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि हमें बचाने के लिए इजी फिक्स ही काफी है यार। टूवा की कुछ समझ में नहीं आता। तब ईडा झट से टूवा का ऑक्सीजन ले लेती है। फिर वो उस इजी फिक्स से थोड़ा फॉर्म निकालती है और पत्थर के नीचे पड़े हुए प्रेशर बैग पर लगाती है। इजी फिक्स से उस बैग का छेद बंद हो जाता है। ईडा थोड़ा थोड़ा करके उसमें ऑक्सीजन भरती है। अब बैग बलून की तरह फूलने लगता है। उसके प्रेशर से पत्थर जरा ऊपर उठने लगता है। एक और ईडा अपनी कोशिश जारी रखती है और दूसरी ओर टूवा अपने शरीर को किसी तरह मोड़कर पिचकाकर वहां से निकल जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो शुक्र है दोनों बहनें बच गई और वीडियो बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरी दुकान बंद करवाओगे क्या? पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ईडा और टूवा दोनों भी आप ही की तरह खुश होती हैं और 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन भी होता है। दोनों रिलैक्स होकर ऊपर की ओर स्विम करने लगती हैं। पर अब देखने वालों को ऑक्सीजन खत्म होने वाली बात हो जाती है। ईडा ने 3 से ज्यादा बार फ्री एसेंट कर लिया होता है, इसीलिए अब वो लगभग बेहोश हो जाती है। स्विमिंग करना तो दूर की बात थी, वो धीरे धीरे नीचे जा रही होती है। तब टूवा कहती है फ्री एसेंट करने से ऐसा होना नॉर्मल है, पर अब तुम्हें जरा भी नहीं हिलना है। एटलीस्ट आधे घंटे के लिए तुम्हें आराम करना है। ईडा कहती है अभी भी तुम मजाक ही करोगी क्या? 5 मिनट का ऑक्सीजन बचा है और तुम कह रही हो आराम करना है। टूवा सचमुच ब्रिलियंट होती है और वो उसे उस जगह पर ले जाती है जहां वो पहले गए थे, वही पत्थर और पानी के बीच की खाली जगह जहां टूवा और उसकी मॉम ने अपने इनिशियल्स लिखे थे। अब ईडा और टूवा पानी की तह पर नीचे जमीन के बीचों बीच होते हैं, यानी पानी की तह से ठीक 50 फीट की गहराई पर होते हैं, लेकिन उसके मुंह और नाक से खून बह रहा होता है। वो पूछती है टूवा यहाँ आधा घंटा कैसे रह सकूंगी? इस जगह पे ऑक्सीजन भी बहुत कम होता है, मैं स्विम नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात मानो, तुम ऊपर चले जाओ, यहाँ से बच निकलो। अब सिचुएशन उल्टा हो जाता है। जब टूवा फंसी हुई थी वो भी ईडा को वहां से जाने को कह रही थी और अब ईडा फंसी हुई है तो वो टूवा को जाने को कह रही है। टूवा कहती है नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो पूछती है तुमने नीचे एक सिलेंडर छोड़ दिया था ना, याद है? उसका वेलवेट टूट गया था राइट? अगर हम उसे तोड़ दें तो उसका ऑक्सीजन हमारे काम आ सकता है, वो आधे घंटे से ज्यादा चल सकता है। इस आइडिया को तो ईडा भी इंकार नहीं कर पाती। ये सचमुच एक ब्रिलियंट आइडिया होता है। वेल्व के टूटने से उसमें ट्यूब नहीं जोड़ी जा सकती, पर उसे तोड़ा जरूर जा सकता है। ये होता है साइंटिफिक दिमाग। टूवा तुरंत अंदर की ओर डाइव करती है और सीधा उस सिलेंडर को उठाती है। 5 मिनट में सिलेंडर लेकर वापस आ जाती है। इतने में ईडा का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा होता है। तब टूवा कहती है ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, ये लास्ट चांस है, इस सिलेंडर को नीचे ले जाकर तोड़ना होगा। अपनी बुरी हालत में भी ईडा को पता होता है कि टूवा क्या कहने वाली है। दोनों एकदम सुपर बहनें हैं जो मिलकर काम करना जानती हैं और एक दूसरे का साथ किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। दोनों उस सिलेंडर को नीचे लेके जाती हैं और एक पत्थर से उसे मारकर तोड़ देती हैं। वो सिलेंडर फटता है और सारा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हाँ, सीधे ऊपर जाएगा। ऊपर की खाली जगह में ऑक्सीजन भरने लगता है। दोनों ऊपर आ जाती हैं। तभी उनके चेहरे की खुशी और हंसी देखने लायक होती है। वी डिड इट, ये कहकर वो दोनों चिल्लाने लगती हैं और गले मिलती हैं। लेकिन हद से ज्यादा हिलने डुलने की वजह से ईडा के मुंह से और नाक से फिर से खून निकलने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। टूवा अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर उसे ब्रीथ करवाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद वो उसे खींचती हुई वहां से निकालती है। फिर किसी तरह उसे साथ लेकर स्विम करती हुई ऊपर पहुंचती है। कट करके दिखाते हैं कि अब अंधेरा हो गया होता है और ईडा का सर अपनी गोद में लिए टूवा अकेली वहां बैठी होती है। एक और आग जल रही होती है।
तभी वो देखती है कि पानी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा होता है। टूआ उसे देखकर हाथ हिलाने लगती है। टूआ को देखकर वो हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर स्टैंड बाय कर रहा होता है। उस वक्त ईडा की आंखों को दिखाते हैं, उसकी आंखें खुलने लगती है। फिर क्या, ईडा और टूआ दोनों ही बच गई थी। टूआ प्यार से ईडा से लिपट जाती है और दोनों खुशी के आंसू बहाने लगते हैं। कट करके इस मूवी का टाइटल ब्रेकिंग सरफेस डालकर मूवी यहाँ खत्म होती है। कमेंट्स में बताइए कि ये मूवी आपको पसंद आई, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।